नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका ज्योग्राफी की क्लास में। देखिए, ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन चल रहा है उसमें जितने भी सारे लोग हैं ये सब लोग नोट्स बनाते रहिएगा। और ऐसी ज्योग्राफी आपको कहीं नहीं मिलेगी। नोट्स बनाइए, और जब भी एग्ज़ाम में आप कोई भी कहीं का भी क्वेश्चन देखेंगे, पीसीएस का, आईएएस का, तो इन सारे जो भी मैंने पढ़ाया है एक एक चैप्टर्स आप नोट कीजिए। और उसमें सारे चैप्टर्स में आपके क्वेश्चंस जो भी है, प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस हों या आने वाले क्वेश्चंस हो, सारे क्वेश्चंस ऐसे टैकल हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी है। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे। आइए वर्ल्ड ज्योग्राफी की चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसमें बहुत ज़्यादा डेविएट होने की ज़रूरत नहीं है। अब सोचिए, इंडियन ज्योग्राफी में उतना सारा चीज़ है, एक देश में इतना सारा चीज़ है, तो वर्ल्ड में कितना सारा चीज़ हो सकता है। इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो एक ट्रेंड पता चलता है कि आपको कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है। इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ पे कंसंट्रेट कीजिएगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें क्या क्या है। 7 महाद्वीप हैं और 4 महासागर, जिसमें एक को हटा दिया गया जिसको साउथ सी कहते हैं या दक्षिण सागर कहते हैं। तो 7 महाद्वीप में जो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आपका रूट लेवल सही होता रहे। तो आइए वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम शुरुआत करते हैं रूट लेवल पे आपको बताने की कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बनाना चाहिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मैप। तो ये मैप वर्ल्ड ज्योग्राफी का शुरू करते हैं बनाना। वर्ल्ड ज्योग्राफी देखिए, तो सबसे पहले आपको ये मैप खींचना है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको आता ही हो, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप सीख जाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप बनाना। तो देखिए क्या कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे मैप बनाते हैं। ये हो गया आपका यूरोप और एशिया मिल गई, तो यूरेशिया हो गया ये। और ये जो पार्ट है ये ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, यहाँ पे ग्रीनलैंड बना लीजिए, ये आइसलैंड है। और छोटे छोटे देश मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपको बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, नीचे तो आप जानते ही हैं, ये जो पार्ट है आपका अंटार्कटिका का पार्ट है, ये नीचे अंटार्कटिका है। तो ये आपको बनाना है। सबसे पहले देखिए, ये 7 महाद्वीप हैं जिसमें आप समझ रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका कौन सा है, साउथ अमेरिका कौन सा है। तो देखिए, ये जो पार्ट है सबसे पहले देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये साउथ अमेरिका है, इसको क्या कहते हैं, दक्षिण अमेरिका। समझ गए? तो ये दक्षिण अमेरिका का पार्ट है। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका करेंगे, फिर साउथ अमेरिका करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए ये है यूरोप और एशिया, इसको कहते हैं यूरेशिया। यूरोप और एशिया को क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। और ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका। ये रहा हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये जो है ऑस्ट्रेलिया है। नीचे तो आप जानते ही हैं अंटार्कटिका है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो महासागर हैं, ये कितने महासागर हैं, तो ये है प्रशांत महासागर। इसको क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ये है पैसिफिक ओशियन। और ये बीच में कौन सा ओशियन है, तो आप जानते हैं ये है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप अटलांटिक महासागर लिखिए। अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पे
इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन, और इधर फिर से प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन। क्या है? पैसिफिक ओशियन। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्तर अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका के बारे में आपको बताना। उत्तर अमेरिका में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, बहुत कॉन्सेंट्रेट होके आप यहाँ पे पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं जो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत चीज़ है, पहले मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, आगे आपको एक एक करके नोट करना चाहिए। सबसे पहले हेडिंग आप दे दीजिएगा उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका, तो उत्तर अमेरिका जरा देखिए। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे कनाडा है और ये है यूएसए। समझ गए? तो ये जो दो कंट्री है, ये जो दो कंट्री है, यूएसए और उत्तर अमेरिका का जो यूएसए है और कनाडा, इसको हम कहते हैं एंग्लो अमेरिका। क्या कहते हैं? एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका कहते हैं। अब देखिए, ये जो कनाडा और यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, इसको क्या कहते हैं? एंग्लो अमेरिका। यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रेंच का राज रहा है। पहले क्या था? महाद्वीप ये निर्जन हुआ करता था। यहाँ पहले रेड इंडियंस एक जनजाति थी, वो रहा करती थी। जब ब्रिटिश और फ्रेंच इस महाद्वीप में आए तो ये रेड इंडियंस को काफ़ी दबा के एक छोटे से राज्य में कॉन्सेंट्रेट कर दिया। धीरे धीरे यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रेंच का राज होने लगा और यहाँ आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है पूरा, मतलब एंग्लो अमेरिका का, यहाँ ब्रिटिश और फ्रेंच भाषा बहुत डोमिनेटेड है। कनाडा और यूएसए का जो क्षेत्र है ये एंग्लो अमेरिका कहलाता है। जबकि आप नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ दो ही देश शामिल हैं, कनाडा, यूएसए। यहाँ पे आप एक कंट्री देखेंगे, ये है मैक्सिको। कौन सी कंट्री है? ये है मैक्सिको। तो मैक्सिको से लेकर के ये जो पूरा साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका है, इसको हम कहते हैं लैटिन अमेरिका। क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका। अब क्यों कहते हैं हम लैटिन अमेरिका? तो यहाँ पे पुर्तगीज यानी पुर्तगाली और स्पेनिश लोगों का राज रहा। औपनिवेशीकरण जब शुरू हुआ था तो ये पश्चिमी यूरोप वाले बहुत से महाद्वीप की खोज पे निकल गए थे और जहाँ जिनको जो मिला वहीं पे झंडा गाड़ दिया उन्होंने। तो जहाँ जहाँ कब्जा हुआ इनका, स्पेन और पुर्तगीज का, वहाँ लैटिन अमेरिका का क्षेत्र बन गया। तो हम सबसे पहले एक एक करके देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए कनाडा। ये जो आप देख रहे हैं कनाडा और यूएसए, इनके बीच है 49 डिग्री नॉर्थ। 49 डिग्री नॉर्थ क्या है ये 49 डिग्री नॉर्थ? तो आप जानते हैं अक्षांश और देशांतर में 49 डिग्री नॉर्थ का क्या मतलब हुआ? अक्षांश हुआ या देशांतर हुआ? तो अगर उत्तर दक्षिण है इसका मतलब अक्षांश है। तो ये जो 49 डिग्री नॉर्थ है ना, ये एक अक्षांश रेखा है जिसके आधार पर हमने क्या किया है, कनाडा और यूएसए को अलग कर दिया है। कनाडा और यूएसए को अलग कर दिया है। इसका मतलब आपको लिखना है नोट्स में, क्या लिखना है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है कनाडा और यूएसए के बीच। समझ गए? एक एक पॉइंट करके आप नोट करती है। यानी 49 डिग्री नॉर्थ क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है किन दो देशों के बीच? कनाडा और यूएसए के बीच। दूसरा, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है ये एक देशांतर रेखा है। ये कितनी डिग्री है? तो 141 डिग्री वेस्ट। 141 डिग्री वेस्ट कनाडा को अलास्का से अलग कर देता है। ये अलास्का है। ये अलास्का किसका पार्ट है? तो मैं बता दूं, ये यूएसए का ही पार्ट है। यूएसए का ये जो अलास्का है ये 49वां राज्य है। ये जो अलास्का है कौन सा राज्य है? ये 49th स्टेट है। 49th स्टेट, 49वां राज्य। और मैं आपको बता दूं यूएसए में कुल 50 राज्य हैं, जिसमें 50वां राज्य कौन है? तो हवाई द्वीप है। 49वां राज्य कौन है? तो अलास्का है।
दूसरा मैं ये भी बता दूं कि ये जो अलास्का है ये पहले किसका पार्ट हुआ करता था, साइबेरिया का पार्ट हुआ करता था। और ये सिलसिला कब शुरू हुआ है, तो 1859 से शुरू हुआ था और 1958 तक ये 49वां राज्य बना दिया गया था। यानी ये प्रोसेस बड़ा लंबा चला है, लगभग 100 साल में इसने इस पूरे क्षेत्र को अपने प्रोविंस के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये पहले साइबेरिया में था, यानी ये इसका पार्ट हुआ करता था। किसका पार्ट था ये, तो ये रूस का पार्ट था। यहाँ पे ये रूस है और ये यहाँ प्रशासन चलता था किसका, तो रूस का। अब जरा देखिए, अलास्का तो उसका पार्ट है था, लेकिन 1958 तक मैंने बात की कि ये 49वां राज्य बन गया और यूएसए में शामिल हो गया। 141 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है ये अलास्का और कनाडा को अलग करती है। दूसरा, कनाडा के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है, तो जो नॉर्थ अमेरिका है इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये जो कहते हैं इसको हम कहते हैं केप कोलंबिया। क्या कहते हैं, केप कोलंबिया। तो आप याद रखिएगा, केप कोलंबिया ये क्या है, उत्तर अमेरिका का उत्तर का अंतिम बिंदु है। उत्तर अमेरिका का क्या है, उत्तर का अंतिम बिंदु है। तो ये नॉर्थ अमेरिका का नदर्न मोस्ट पॉइंट, इसको कह सकते हैं ये केप कोलंबिया है। कनाडा से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। कनाडा में एक सिटी है यहाँ पे, इस सिटी का नाम है मॉन्ट्रियल। याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल। आपने सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, समझ गए, 1987। याद रखिएगा, 16 सितंबर 1987 ये वो दिन था जब ओजोन सुरक्षा से संबंधित, यानी ओजोन कंजर्वेशन से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यानी ओजोन आप जानते ही हैं, पर्यावरण का मुद्दा है। ओजोन क्या है, तो समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है जो पैराबैंगनी किरणों या अल्ट्रावायलेट बीटा रेज को अर्थ पे आने से रोकता है, जिससे मानव में बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है। तो ये कंजर्वेटिव लेयर, यानी एक कंजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया था। तो याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल कहाँ का सिटी है, कनाडा का सिटी है। यहाँ ओजोन सुरक्षा समझौता से संबंधित सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इससे पहले 1985 में वियना सम्मेलन किया गया था, लेकिन वो एक औपचारिक समझौता था, कोई लीगल उसमें दस्तावेज नहीं बना था जिसपे सारे देश साइन करें और इस बात का शपथ लें कि हम इस गैस को या सीएफसी गैस को फेज आउट कर देंगे, खत्म कर देंगे। पहला जो वैधानिक रूप से जो समझौता हुआ है उसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही कहते हैं। इसलिए वियना सम्मेलन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सारे देशों की सहमति से इस समझौते को लागू किया गया था। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया, यानी कनाडा का सिटी है। अब कनाडा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दिमाग में घूमना नहीं चाहिए। कनाडा के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो जब पर्वत पठार मैदान बताएंगे तब हम उसका जिक्र करेंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये कनाडा है, कनाडा के बाद यूएसए, तो यूएसए में मैंने आपको कहा सबसे पहले आपको नोट करना चाहिए कि यूएसए में राज्य कितने हैं, तो 50 राज्य। और 50 राज्य में 49वां राज्य कौन है, या सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो अलास्का। तो 49वां राज्य अलास्का है, जिसको किससे लिया गया था, तो साइबेरिया से इसको लिया गया था। अब मैं आपको बता दूं जो 50वां राज्य है वो कौन सा है, तो 50वां राज्य हवाई द्वीप है। ये हवाई द्वीप ये प्रशांत महासागर के लगभग बीच में है, समझ गए। तो ये जो प्रशांत महासागर का जो बीच वाला पार्ट है ये हवाई है, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप आप लिख सकते हैं हिंदी में हवाई द्वीप। इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं, तो हवाई द्वीप को कहते हैं, प्रशांत महासागर का चौराहा। क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ पैसिफिक ओशियन कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको अगर प्रशांत महासागर पार करना है, समझ गया ना, तो एक स्टे के रूप में इसको बहुत अच्छा रमणीक जगह या टूरिस्ट प्लेस माना जाता है।
तो टूरिस्ट प्लेस मानकर यहाँ पे आप रुक जाएं, रात बिताएं, एंजॉय करें। यूएसए के लोगों के लिए हवाई बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। लेकिन हवाई द्वीप जो है ये एक हॉट स्पॉट पे अवस्थित है। हॉट स्पॉट क्या होता है तो इसको भी समझना जरूरी है। अब हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक में बताया था कि ये क्रस्ट है और इसके नीचे मैग्मा है। लेकिन मैग्मा का एनर्जी किस पे डिपेंड है तो यूरेनियम पे डिपेंड है। यूरेनियम, अब ये यूरेनियम है, सपोज कीजिए यहाँ पे भारी मात्रा में आग लगी हुई है, लेकिन ये जो क्रस्ट है ना ये अपने स्थान पे तो रहता नहीं है, ये खिसकता रहता है। तो जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है या यूरेनियम है, सपोज कीजिए यहाँ पे यूरेनियम है, तो यहाँ पे ना एक नीचे से दरार होकर यहाँ पे ज्वालामुखी का निर्माण हो जाता है। लेकिन प्लेट जब खिसकती है तो यही ज्वालामुखी कल होके यहाँ आ जाता है और यहाँ पे एक नया ज्वालामुखी फिर से एक्टिव हो जाता है और ये वाला जो पुराना हो गया ये डेड हो जाता है, यानी मृत ज्वालामुखी बन गया, ये एक्टिव हो गया। तो हॉट स्पॉट का मतलब होता है तप्त स्थल, यानी ये वाला क्षेत्र जहाँ पे रहेगा वहीं पे एक्टिव वॉल्केनो बनता है। तो हवाई द्वीप में ऐसी एक बहुत सारी संरचनाएं बन गई हैं द्वीपों की। आप देखेंगे बहुत सारी संरचनाएं ऐसी बन गई हैं जो डेड हो चुका है। और विश्व में आप देखेंगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो भी रहते हैं। जैसे हवाई द्वीप में आप देखिएगा माउंट किलियू है। माउंट किलियू ये दुनिया का सबसे एक्टिव वॉल्केनो है। मौना लोआ उसके बाद स्थान आता है। ये सब जो स्थान हैं ये सब हवाई द्वीप में है। तो हवाई द्वीप एक बहुत रमणीक भी जगह है और ज्वालामुखी के लिए भी जाना जाता है। 50वां, उसके बाद आपको याद रखना चाहिए कि एक यूएसए में एक क्षेत्र है बरमूडा। बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा। यहाँ पे देखिए बरमूडा ट्रायंगल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक राज्य है फ्लोरिडा, उसका एक सिटी है यहाँ पे मियामी। याद रखिएगा कौन सा सिटी है, मियामी। और यहाँ पे बरमूडा है। बरमूडा एक आइलैंड भी है। बरमूडा एक द्वीप है यहाँ पे, बरमूडा आइलैंड इसको लिखिए। और यहाँ पे एक सैन जोन्स पोर्टोरिको एक आइलैंड है और उसी पे एक सैन जोस सिटी है। अब तीनों को मिला दीजिए, तीनों को मिला दीजिए। तो तीनों का मतलब है मैं आपको एक फिगर पे बता देता हूँ। इसी इमेज को, यानी ये जो इमेज है बरमूडा का, हम ले आते हैं इसको दूसरे पे। जैसे बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा के बारे में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। बरमूडा ट्रायंगल का मतलब हो गया मियामी, और एक तरफ हो गया सैन जोस सिटी, सैन जोस सिटी, और एक तरफ हो गया बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा आइलैंड। तीनों को मिला दीजिए, मियामी, बरमूडा द्वीप और सैन जोस सिटी। जब ये तीनों को मिलाते हैं आप तो एक लोकेशन आता है, एक ट्रायंगल बनता है जिसको बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। इससे क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस बरमूडा से ये होता है कि बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में है, उत्तर अटलांटिक में है कि दक्षिण अटलांटिक में है। तो आप जानते हैं ये उत्तर अटलांटिक में है, दक्षिण अटलांटिक में नहीं है। तो नॉर्थ अटलांटिक में बरमूडा ट्रायंगल है। दूसरा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बरमूडा ट्रायंगल किस राज्य के समीप है। तो मैंने पहले ही बताया फ्लोरिडा, मियामी किसका सिटी है तो फ्लोरिडा राज्य। फ्लोरिडा राज्य किसका राज्य है तो यूएसए का राज्य है। तो ये वहीं का, वहीं समीप में बना है फ्लोरिडा के। तीसरा, ये कैसा क्षेत्र है तो ये हाई मैग्नेटिक फील्ड है, अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ आने जाने वाले जितने भी यातायात के मार्ग हैं उसको बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अगर जहाज इस क्षेत्र में जाए तो गायब हो जाता है, या फिर समुद्र अपनी तरफ खींचती है, या हवाई जहाज इसको अपनी तरफ खींचता है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या किया गया है, बंद कर दिया गया है। तो ये बरमूडा जो ट्रायंगल है इसको आप याद रखिएगा। फिर हम आते हैं बैक में ही। अभी देखिए बैक में, अब जरा देखिए
ये आपका बरमूडा ट्रायंगल, इससे जो क्वेश्चंस बनता है आप याद रखिएगा। ये देखिए यूएसए और ये है मैक्सिको, इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है। ये नदी याद रखिएगा, इस नदी का नाम है रियो ग्रांडी नदी। रियो ग्रांडी, समझे? कौन सा? तो रियो ग्रांडी नदी इसको कहते हैं, रियो ग्रांडी। समझ गए? रियो ग्रांडी जो हिंदी में मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ एज इट इज, आप उसको वही समझिएगा। तो रियो ग्रांडी नदी किन दो देशों को अलग करती है? तो एक यूएसए को और एक मैक्सिको को। समझ गए ना? अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो यूएसए का क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशंस कहाँ है, तो यूएसए में आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक कई सारे सिटी हैं। जैसे बॉस्टन का नाम सुना होगा, न्यूयॉर्क नाम सुना होगा, वाशिंगटन डीसी नाम सुना होगा। तो यहाँ पे वाशिंगटन डीसी है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है मतलब? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। लिख लिया? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है? अब देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्थ अमेरिका, यहां से लेकर यहां तक ये जितने भी सिटी हैं आप देख रहे हैं पूरब में, और सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर बात करेंगे, जनसंख्या की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी किनारे पे पाया जाता है। और अगर मैं कहूं कि महानगर अगर इतना ज्यादा जनसंख्या प्राप्त कर ले कि सारे जनसंख्या एक दूसरे में मिल जाए, तो इस टर्म को हम कहते हैं कोनर बेसिन। कोनर बेसिन का मतलब क्या होता है? कोनर बेसिन का मतलब होता है कि जब महानगर का पॉपुलेशन इतना बढ़ जाए कि महानगर अपने आप को समेट न सके और दो महानगर आपस में मिल जाएं, तो उसको हम कोनर बेसिन कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा कोनर बेसिन कौन सा जगह है? यही जगह है। समझ गया ना? तो ये विश्व का सबसे बड़ा कोनर बेसिन का एरिया है। कौन सा एरिया? तो यहाँ पे, यानी यूएसए का जो पूर्वी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र कोनर बेसिन कहते हैं इसको। अब अब अगर मैं आपसे कहूं कि यूएसए में हम्म तब तक समेटिए। अब देखिए, अब यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूएसए में सबसे एक गर्म जगह है, आप याद रखिएगा। ये गर्म जगह, सबसे हॉटेस्ट रीजन यहाँ पे एक है जिसका नाम है डेथ वैली। याद रखिएगा, डेथ वैली, मृत घाटी कहते हैं इसको। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मृत घाटी कहाँ है, तो ये यूएसए में है। और अगर पूछा जाए कि भाई किस राज्य में है, तो ये है कैलिफोर्निया में। कौन से राज्य में है? कैलिफोर्निया में है। तो ये डेथ वैली जो है ये कैलिफोर्निया में है, और ये सी लेवल से नीचे है, यानी समुद्र तल जो सबसे कहा जाता है कि स्थल का सबसे निम्नतम स्थान होता है, निम्नतम अ, ऊंचाई होता है, जीरो से जीरो मानते हैं इसको, इससे भी नीचे है। यानी महाद्वीप में अगर पूछा जाए कि दो एक ऐसा जगह बताइए जो महाद्वीप में समुद्र तल से भी नीचे है, तो एक याद रखिएगा, मृत घाटी जो कैलिफोर्निया में डेथ वैली है, और एक जॉर्डन घाटी जो अफ्रीका में है। यानी जॉर्डन और इजराइल एशिया से शुरू होता है और अफ्रीका तक फैला हुआ है, तो इसे को जॉर्डन घाटी कहते हैं। डेथ सी, जो डेथ सी है, दोनों का नाम डेथ ही है, एक डेथ वैली है और एक डेथ सी है। तो डेथ वैली ये सबसे हॉटेस्ट प्लेस है यूएसए का। तो यूएसए का अगर पूछा जाए, या उत्तर अमेरिका का पूछा जाए कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो उत्तर अमेरिका का सबसे गर्म स्थान कौन सा हुआ? मृत घाटी हुआ। समझ रहे हैं? तो ये उत्तर अमेरिका का सबसे हॉटेस्ट प्लेस है। अब यूएसए के बारे में याद रखिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। यूएसए में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क बना था, इसका नाम था येलो स्टोन नेशनल पार्क। ये व्योमिंग राज्य में है, याद रखिएगा, व्योमिंग, WYOMING, व्योमिंग। व्योमिंग राज्य में येलो स्टोन नेशनल पार्क ये यूएसए में बना था। यूएसए में जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं आपको इतना याद रखना चाहिए,
इतना आपको याद रखना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटी के बारे में जो यूएसए में है। जैसे यूएसए में कुछ इंपॉर्टेंट सिटी कौन कौन से हैं उसको जरा हम देखते हैं। अब देखिए बरमुडा ट्रायंगल, इंपॉर्टेंट सिटी कौन कौन सा है, सिटी देखते हैं कौन कौन सी सिटी है। तो पहला सिटी आपको याद रखना चाहिए, कौन सा सिटी? डेट्रॉयट। कौन सा सिटी? डेट्रॉयट। डेट्रॉयट। तो याद रखिएगा ये डेट्रॉयट किस चीज के लिए फेमस है? तो ये डेट्रॉयट जो फेमस है ये मोटर गाड़ी निर्माण केंद्र है। तो विश्व का सबसे बड़ा मोटर गाड़ी निर्माण केंद्र कौन है? तो ये है डेट्रॉयट। कौन सा? तो डेट्रॉयट। तो डेट्रॉयट विश्व का सबसे बड़ा मोटर गाड़ी निर्माण केंद्र माना जाता है। तो बिगेस्ट, वर्ल्ड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल सेंटर है। दूसरा शिकागो, याद रखिएगा ये शिकागो क्या है? तो ये जो शिकागो है, शिकागो, शिकागो को हम विश्व का मीट मंडी भी कहते हैं। मीट मंडी यानी विश्व का एक मांस मंडी के रूप में जाना जाता है। दूसरा शिकागो एक सेंटर भी है, जो आप कह सकते हैं कि आयरन ओर्स का एक सेंटर डेवलप्ड हुआ है, आयरन एंड स्टील सेंटर भी है। तीसरा जो सिटी है वो है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, ये अगर पूछा जाए सैन फ्रांसिस्को सिटी कहाँ है, तो ये है कैलिफोर्निया का सिटी, और ये इंडस्ट्रियल सिटी है। दूसरा चौथा सिटी है लॉस एंजल्स, ये भी कैलिफोर्निया में है। लॉस एंजल्स सिटी, लॉस एंजल्स। तो ये लॉस एंजल्स कहाँ है? ये भी कैलिफोर्निया में है। तो ये चार सिटी आपको याद रखना चाहिए। ये यूएसए का सिटी है और ये फेमस है। लॉस एंजल्स क्यों? तो यहाँ पे हॉलीवुड, ये हॉलीवुड प्रोडक्शन सेंटर, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माण केंद्र है जो हॉलीवुड है। आप नंबर ऑफ फिल्म में ना देखें, बजट में देखें, यानी सबसे बड़ा सेंटर है। इकोनॉमिक रूप से भी आप कह सकते हैं, यानी बजट के हिसाब से बड़ी हैवी बजट की फिल्में बनती हैं यहाँ पे। यूँ तो फिल्मों के निर्माण के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया सबसे आगे है, लेकिन बजट के हिसाब से देखेंगे तो हॉलीवुड का स्थान आता है। तो ये जो सेंटर है, ये सारे सेंटर्स आपको याद रहने चाहिए। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी, आप जानते हैं वाशिंगटन डीसी, ये इसकी राजधानी है, यूएसए की राजधानी है। अब आइए हम आते हैं मैक्सिको में। मैक्सिको में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा मैक्सिको में पहला क्वेश्चन, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। ये जो देख रहे हैं ना, ये मैक्सिको है, इसकी राजधानी क्या है? तो मैक्सिको सिटी है। ये मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है, मैक्सिको सिटी। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा चांदी, सिल्वर का प्रोडक्शन कौन करता है, तो विश्व में सबसे ज्यादा सिल्वर का प्रोडक्शन कौन करता है? तो ये मैक्सिको ही करता है। विश्व में सबसे ज्यादा सिल्वर पैदा करने वाला देश है ये। और मैक्सिको सिटी, आपने नाम सुना होगा नॉर्मन बोरलॉग का, नाम सुना है? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग हिंदी नाम है, लेकिन ये किस चीज से जुड़े हुए थे? विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? तो नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के रहने वाले थे, बाद में यूएसए का सिटीजनशिप उन्होंने ले लिया था। तो ये यहाँ पे मैक्सिको सिटी में एक वीट लैब है, दुनिया का इंटरनेशनल वीट रिसर्च सेंटर मैक्सिको सिटी में।
तो वहाँ से हाइब्रिड बीज HYB, जो आप कहते हैं कि गेहूं की उच्च तकनीकी जो फसल है, HYB हाई यील्डिंग वैरायटी, उनका डेवलपमेंट हुआ और यहीं मित्रता भी हो गई थी हमारे MS स्वामीनाथन का। तो MS स्वामीनाथन में ने भी अपने देसी फसल को मैक्सिकन सीड से क्रॉस करा के इंडिया में हरित क्रांति को जन्म दिया था। तो ये जो आप दो नाम सुनते हैं, नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन, इन दोनों व्यक्ति का, जो महान व्यक्ति हैं कृषि में, इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और विश्व के लिए जाने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया के लिए जाने जाते हैं MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में। तो यहाँ अब हमें किस चीज़ की चर्चा करनी है? तो यहाँ हमें चर्चा करनी है किस चीज़ की? अब मैक्सिको के बाद, क्योंकि मैक्सिको में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। अब देखिए, ये जो नली आप देख रहे हैं, ये जो नली देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, जिससे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना? ये वाला जो पार्ट है, खास करके मैं आपको बोल्ड कर देता हूँ इस पार्ट को। यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है, इसको आप देख रहे हैं ना, इसको अलग से हम आपको बताएंगे। ये जो क्षेत्र है, ये मिडिल अमेरिका का क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? मिडिल अमेरिका, समझ गए? तो मिडिल अमेरिका में बहुत सारे देश हैं, जैसे नाम सुना होगा कोस्टा रिका, निकारागुआ, या फिर बेलिच, या फिर पनामा। ये सब जो देश हैं, ये छोटे छोटे देश हैं, इसी नली में हैं। और इस नली को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं इस्थमस। ये जो पार्ट है, इसको हम इस्थमस कहते हैं। इधर हम फिर से अब प्रोजेक्ट करके आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, अगर ये जुड़ा हुआ पार्ट है, सपोज कीजिए ये जुड़ा हुआ पार्ट है, और ये दक्षिण अमेरिका यहाँ से शुरू हो जाता है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इस्थमस। क्या कहते हैं इसको? इस्थमस कहते हैं। इस्थमस का हिंदी क्या होता है? इस्थमस का हिंदी होता है भूसंधि। याद रखिएगा, क्या होता है? भूसंधि। तो भूसंधि का मतलब हो गया उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अगर कोई संकीर्ण स्थलीय पार्ट मिला रहा है, जैसे संकीर्ण कोई स्थलीय पार्ट अगर मिला रहा है, तो उसको हम कहते हैं इस्थमस। तो इट इज द नैरो टेरेस्टेरियल पार्ट कनेक्टिंग टू मेजर लैंड पार्ट या कॉन्टिनेंटल पार्ट। समझ रहे हैं? तो दिस इज द narrow terrestrial region connecting two major land region. So there are so many countries are located in this isthmus, like Panama, Nicaragua and Costa Rica, Belize, और भी बहुत सारे हैं जिसको मैं प्रोजेक्ट करूंगा आपके साथ। तो ये इस्थमस है। तो इस्थमस में आप जरूर लिख लीजिएगा इस्थमस क्या होता है। दो चीजें होती हैं, एक इस्थमस होता है और एक स्ट्रेट होता है। इसका जस्ट उल्टा आप देखेंगे तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? स्ट्रेट होगा। और स्ट्रेट को क्या कहते हैं? जल संधि। तो जल संधि क्या होता है? जल संधि का क्या मतलब होता है? तो जल संधि का मतलब होता है कि यह दो वाटर बॉडी को जोड़ेगा, यानी दो जलीय भाग को जोड़ता है और कॉन्टिनेंटल पार्ट को सेपरेट कर देता है। जैसे पाक जल संधि नाम सुना होगा आपने, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो ये क्या करता है? इंडिया और श्रीलंका को अलग कर देता है और बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ देता है। तो इसका मतलब हुआ, कोई स्टेट होगा तो वो जलीय भाग को जोड़ेगा और महाद्वीपीय भाग को क्या करेगा? अलग कर देता है। समझ रहे हैं ना? महाद्वीपीय भाग को अलग कर देता है, महाद्वीपीय भाग को अलग कर देता है। तो स्ट्रेट हो गया ये। अब फिर से हम आते हैं उसी स्थान पे। तो ये आपका टोटल मिडिल अमेरिका का ये जो पार्ट है वो देख रहे हैं आप। अब जरा देखिए, हम विस्तार से चर्चा करेंगे मिडिल अमेरिका को, लास्ट में बताएंगे, यहां से यहां छोड़ के। अब आइए दक्षिण अमेरिका में।
सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ये कौन सा देश है? तो कौन सा देश है ये? ये देश है दक्षिण अमेरिका का ब्राजील। समझे? तो ब्राजील से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन, तो भाई ब्राजील जो है इसमें राजधानी क्या है? तो राजधानी याद रखिएगा, ब्राजीलिया है। समझ गए? तो राजधानी है ब्राजीलिया। समझ गए? क्या है राजधानी? ब्राजीलिया। दूसरा है, यह एक ऐसा देश है जिसमें फॉरेस्ट एरिया, वनों का क्षेत्रफल दुनिया में सबसे ज्यादा है। समझे? दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ है? और वो फॉरेस्ट एरिया तो नाम आप जानते ही होंगे, कौन सा एरिया है? अमेजन, जिसको कहते हैं विश्व का सबसे घना वन है। और ये जो ब्राजील है ये विश्व में सबसे ज्यादा लकड़ी का एक्सपोर्ट भी करता है, सबसे ज्यादा लकड़ी का एक्सपोर्ट करता है। दूसरा एक और चीज में ये दुनिया का नंबर 1 है। कौन सा? तो ये कॉफी के निर्यात में दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री है। और कॉफी के लिए इसने अलग से एक बंदरगाह बनाया हुआ है। समझे? तो कॉफी के लिए जो बंदरगाह बनाया है उसका नाम क्या है? तो कॉफी के लिए जो बंदरगाह बना है उसका नाम है सैंटोस। क्या नाम है? सैंटोस पोर्ट। सैंटोस, याद रखिएगा, सैंटोस। इसे विश्व का कॉफी बंदरगाह कहते हैं। सैंटोस को विश्व का कॉफी बंदरगाह कहते हैं। अब ब्राजील में अगर मैं कहूं कि सिटी इंपॉर्टेंट कौन कौन है, तो देखिए सिटी ब्राजील में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, नाम सुना होगा आपने, रियो डी जेनेरो। इधर आते हैं हम फिर से, एक सिटी में आते हैं, ब्राजील के सिटी में, तो रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो। तो रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन का नाम सुना होगा, 22 अप्रैल 1991। समझे? 1 2 रियो सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन, तो पृथ्वी सम्मेलन ये जो हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो, इसका संबंध किस चीज से है? अगर मैं आपसे कहूं कि इसका संबंध किस चीज से है, ये 22 अप्रैल, याद रखिएगा, ये 22 जो अप्रैल है इसी को हम वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस भी कहते हैं। क्योंकि रियो सम्मेलन का संबंध किस चीज से था? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आप याद रखिएगा एजेंडा 21। एजेंडा 21, एजेंडा 21 का संबंध किस चीज से है पूछा जाता है, तो पृथ्वी सम्मेलन से है। तो मैं बता देता हूं, इसका मतलब था रियो डी जेनेरो जब सम्मेलन किया गया था 1992 में, 91 में नहीं, 92 में किया गया था। तो जब 92 में ये किया गया रियो डी जेनेरो सम्मेलन 91, तो सोचा गया था कि भाई भाई पृथ्वी का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये कैसे चलेगा? सस्टेनेबल का मतलब सतत विकास कार्यक्रम। सतत विकास का मतलब होता है कि पृथ्वी को हम इतना यूज कर रहे हैं कि माइनिंग कर रहे हैं, पर्वतों को तोड़ रहे हैं, रोड बना रहे हैं। कभी पृथ्वी से पूछा है कि आपका हाल क्या है? कभी पृथ्वी से हमने पूछा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह से हम दोहन करते रहे तो कल तो पृथ्वी बचेगी नहीं और उसका संसाधन भी नहीं बचेगा, उसका रिसोर्सेस सारा समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि आज न कल हमें इस चीज पे काम करना पड़ेगा कि हमारा भी विकास हो और पृथ्वी का भी विकास हो, पृथ्वी नाराज नहीं हो, हमारे जनरेशन के लिए भी संसाधन बचे रहे।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, सतत विकास कार्यक्रम एक लॉन्च करना पड़ेगा। और रियो डी जेनेरो एक इसी तरह का दुनिया का पहला कार्यक्रम था, रियो डी जेनेरो सम्मेलन मानिए, जिसको पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया गया था। और प्रत्येक 10 साल बाद रियो डी जेनेरो, जैसे 2002 में किया गया, 2012 में किया गया, जिसको नाम दिया गया रियो रियो 2 सम्मेलन था, वो जो फिर से रियो सम्मेलन ही हुआ 2012 में। तो ये जो रियो है, रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील में है। तो आप इसको नोट डाउन कर दीजिएगा। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, एजेंडा 21, 22 अप्रैल, रियो डी जेनेरो कहाँ का सिटी है? तो ये ब्राजील का सिटी है। अब फिर से हम इधर आते हैं। ब्राजील के बाद यहाँ पे देखिए एक दूसरा कंट्री है। ये कौन सा कंट्री है? तो ये है अर्जेंटीना। कौन सा कंट्री है? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना यहाँ पे कहा जाता है, इसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स राजधानी है इसकी, ब्यूनस आयर्स। ये ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? ब्यूनस आयर्स है। तो ये अर्जेंटीना, ये ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। अर्जेंटीना में एक विश्व की सबसे पौष्टिक घास में पाई जाती है, जो इसके पंपास क्षेत्र में लगता है। जैसे आप अर्जेंटीना जाएंगे तो यहाँ का जो मौसम है ये टेम्परेट है, शीतोष्ण है। शीतोष्ण का मतलब बहुत ज़्यादा ना गर्मी है और ना ही सर्दी है। यहाँ पर एक खास तरह की घास उगती है, पंपास ग्रास लैंड, जो अर्जेंटीना में बहुत ज़्यादा क्षेत्र को ऑक्यूपाई की हुई है। और यहीं पे अल्फा अल्फा घास मिलता है, ग्रास मिलता है, जो विश्व का सबसे पौष्टिक घास माना जाता है। और क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई अल्फा अल्फा घास कहाँ है? तो अर्जेंटीना में। और ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशुपालन करने के लिए ये सबसे अच्छा माना जाता है। इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो इस तरह से पशुपालन कर रहे हैं और वहाँ से घास मंगवा रहे हैं, उच्च क्वालिटी है, पौष्टिक है। तो ये अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो होते नहीं हैं, लेकिन हाँ, अर्जेंटीना के बगल में ये जो कंट्री आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, ये दो कंट्री याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है? बोलीविया, और ये है पाराग्वे। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप एटलस का प्रयोग जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ढूंढने में मदद मिलेगी। जहाँ जहाँ मैं लिख रहा हूँ वहाँ वहाँ उस देश को ढूंढिए। तो ये जो बोलीविया और पराग्वे है ना, इस बोलीविया और पराग्वे में आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। ये दोनों जो कंट्री है, ये चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए हैं। तो ऐसे कंट्री को हम क्या कहते हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री। समझ गए? भू आबद्ध देश। तो दक्षिण अमेरिका में दो देश, याद रखिएगा, दो देश लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो लैंडलॉक्ड का मतलब होता है भू आबद्ध देश। तो कौन कौन है दक्षिण अमेरिका में? तो एक याद रखिएगा, बोलीविया है और पाराग्वे है। बोलीविया और पाराग्वे, ये दोनों क्या है? ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। यानी लैंडलॉक्ड का मतलब होता है कि भू आबद्ध देश। बोलीविया और पराग्वे, ये सब क्वेश्चन है। ये सब आप ऐसे समझिए कि ये सारे क्वेश्चंस को मुझे तैयार करने हैं, और नहीं तैयार करेंगे तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में छूट जाएगा। ऐसे समझिए। तो आपको इन सब चीजों को याद करना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। हाँ, नोट डाउन करते रहिए। बोलीविया, हाँ इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ ताकि इंग्लिश वाले लोगों को भी थोड़ी मदद मिल जाए। और आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक देश है इक्वाडोर। समझे?
कौन सा देश है? इक्वाडोर। तो याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में दो कंट्री है जो तेल निर्यात करती है, उसको ओपेक कंट्री में शामिल किया गया है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पूरा नाम इसका ये है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो इसमें दक्षिण अमेरिका में दो देश याद रखिएगा, एक इक्वाडोर और वेनेजुएला। इक्वाडोर और वेनेजुएला ये दोनों ओपेक कंट्री है, तेल निर्यातक देश है दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में तेल निर्यातक देश कौन कौन है? इक्वाडोर और वेनेजुएला। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? चले आगे। हम्म, चले आगे चलते हैं। अब देखिए, साउथ अमेरिका में और भी कंट्री है, जैसे यहां देखिए एक चिली शहर है, चिली। कलर बदल दो यहाँ पे। ओहो, ये ले लेते हैं। तो ये एक कंट्री है यहाँ पे, चिली। ये विश्व की सबसे लंबी कंट्री है, ये देख रहे हैं ना, चिली जैसी ही है, सबसे लंबी कंट्री। तो चिली के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए, तो आइए जरा देखते हैं क्या क्या जाननी चाहिए चिली। तो देखिए, चिली के बारे में आपको क्या क्या जाननी चाहिए। तो चिली क्या है? एक ऐसी कंट्री है जो विश्व की सबसे लंबी कंट्री है। तो सबसे पहले तो लिखिए, लॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी कंट्री। दूसरा, ये विश्व की सबसे सूखी कंट्री भी है, यानी विश्व में सबसे कम जो बारिश होता है ये कहाँ होता है? तो एक चिली में एक जगह है अरिका, याद रखिएगा अरिका, एक जगह है वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान, का मतलब विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जो देश है ये चिली ही है। और तीसरा, विश्व में सबसे ज्यादा कॉपर, अगर मैं कहूं तांबा, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला कंट्री कौन है? चिली। विश्व में सबसे ज्यादा तांबा कौन प्रोड्यूस करता है? तो ये चिली करता है। तो ये कॉपर, याद रखिएगा, यह जो कॉपर है, ये, तो समझे? तो कॉपर ये सबसे ज्यादा पैदा करता है। फिर से हम आए यहीं पे। अब जरा देखिए, विश्व में सबसे सदर्न मोस्ट कंट्री अगर कहा जाए, सबसे दक्षिण में कौन सा कंट्री है? तो चिली है। तो पूरी दुनिया में आप देखिएगा, सबसे दक्षिण में जो जो कंट्री है ये चिली है। आप अंटार्कटिका को कंट्री नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा देश नहीं बसा है, वो एक महादेश है। तो महादेश में भी वास्य स्थान नहीं है, यानी रहने वाले लोग नहीं हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो सदर्न मोस्ट सिटी कौन सा है, तो यहाँ पे पुंता एरिनस है। पुंता एरिनस, समझे?
तो पुंता एरेनिस सबसे लास्ट या सबसे दक्षिण में अवस्थित बसा हुआ शहर है, पुंता एरिनस। तो ये जो मैं अभी बता रहा हूं, ये मैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस अभी कर रहा हूं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आते जाते रहते हैं, जो मास्टर क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। फिर इसके बाद, अब दक्षिण अमेरिका के बाद हम दूसरे वॉल्यूम में यूरोप और एशिया, इसके इंट्रोडक्शंस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये वॉल्यूम यहीं समाप्त होता है। आप कंटिन्यू, अगर जितना सिलेबस आप पूरा कर सकते हैं उसको देखते रहिए। तो ये सभा आज की यहीं समाप्त होती है, इसका वॉल्यूम यहीं समाप्त होता है। इसको कंटिन्यू करेंगे फिर हम यूरोप और एशिया के इंट्रोडक्शंस के साथ, यानी वॉल्यूम 2 में हम आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।